Dear students, you are welcome in English lecture 12th English. Today we are going to talk about functions. Function is very important portion of grammar 12th. आपके 12वीं बोर्ड में 12 मार्क्स का फंक्शन पूछा जाता है, जिसमें आइडेंटिफाइंग के रूप में 3 मार्क्स का है और कंप्लीट द सेंटेंस के रूप में है 5 मार्क्स का और रिस्पॉन्स के रूप में है 4 मार्क्स का। इस तरह से 12 मार्क्स का ये आपका फंक्शन का पोर्शन है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छा टॉपिक है और इसमें से आप लगभग टॉपिक सीख चुके हो और उसी का एक तरह से रिवाइज हो रहा है इसमें। जैसे आपने कंपैरिजन के रूप में डिग्री सीखा है, तो डिग्री भी फंक्शन के रूप में हमको यहाँ सीखना है। आपने रिपोर्टेड स्पीच सीखा है, उसको हम यहाँ सीखेंगे रिपोर्टिंग के एक्सप्रेशन के आधार पर। तो इस तरह से हमने बहुत सी चीज़ें जो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं, उन चीज़ों को हम इसके अंदर व्यवस्थित ढंग से एक एक स्टेप वाइज सीखेंगे। इसमें हमने 12 फंक्शन ध्यान में लिए हैं और फिर हम आगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसमें जो कुछ और इंक्लूड होंगे उन चीज़ को भी हम ध्यान में लेंगे। तो अभी आपको ये जो 12 फंक्शन हमने लिए हैं, इनको हमने 3 भाग में डिवाइड किया है। तो उन फंक्शन में सबसे पहले तो जो फंक्शन है वो, उसके बाद उस फंक्शन को आप कैसे पहचानोगे, उसके कीवर्ड्स को हमने ध्यान में लिया है, अलग से लिखा है इसके बारे में। और कीवर्ड्स पर से आप पहचान जाओगे कि ये फंक्शन किससे संबंधित है। और बाद में हमने एग्जाम्पल के सेंटेंस लिया है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक फंक्शन को समझने के लिए पहले आप फंक्शन को समझिए, फिर उसके कीवर्ड्स को समझिए और कीवर्ड्स को समझने के बाद आपको उसके जो सेंटेंस हैं उसका अभ्यास करना है। और इस तरह से इसको सीखने के बाद अगर आप इनके सेंटेंस की एक्सरसाइज करते हो तो आपको बहुत ही इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से चलते हम सीखते हैं आज फंक्शन 12th इंग्लिश में ग्रामर पोर्शन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हम सीखते हैं। अब यहाँ देखते हैं हम लोग फंक्शंस में। जैसे हमने इसमें आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो वहाँ आपको मिलेगा आइडेंटिफाइंग फंक्शन 3 मार्क्स का होता है। इसमें आपको फंक्शन दिया होगा और आपको उसको आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सा फंक्शन है। केवल आपको नाम लिख देना है इसमें। फिर आता है कंप्लीट द सेंटेंस। आपको सेंटेंस रहेगा इनकम्प्लीट, उसको फंक्शन का उपयोग करके अगर आप उसका नियम जानते हो तो आप उसको कंप्लीट कर सकते हो। तो वो 5 मार्क्स का हो गया। और उसके बाद रिस्पॉन्सेस, आपको रिस्पॉन्स दिया रहेगा कि कौन से फंक्शन से रिलेटेड है वो, तो उसके आधार पे आपको सेंटेंस ऑप्शन दिया रहेगा 4, उसमें से आपको एक पसंद कर लेना है। तो यानी अगर आप थोड़ा अभ्यास किए हो, इसके बारे में प्रैक्टिस किए हो, तो आपको ये इजीली 12 मार्क्स से हैं तो आपको इजीली मिल सकते हैं। अब हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले देखिए आप कॉन्ट्रास्ट। अब ये आपको फंक्शन से आप लगभग परिचित होंगे, जितने फंक्शन होंगे सब में आपको थोड़ा बहुत ज़रूर ज्ञान होगा इसके अंदर, अथवा अधिक जानकारी भी हो सकती है। तो और अब इसको हम रिवीजन के रूप में लेंगे और बहुत ही ध्यान से देखिए। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास। अब ये तो फंक्शन का है कॉन्ट्रास्ट, इसको हम पहचाने कैसे, तो उसके कीवर्ड्स देखिए यहाँ दिए गए हैं। तो इसके कीवर्ड्स में है, इसमें दो, इवन दो, ऑल दो, इवन इफ, येट, स्टिल, हाउ एवर, एज, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट। तो ये शब्दों का इस्तेमाल हुआ रहेगा। अगर इन शब्दों को आप देखिए तो आपको समझ जाना है कि वो कॉन्ट्रास्ट है। तो कॉन्ट्रास्ट में इसका इन शब्दों का अर्थ निकालोगे तो इसका मतलब निकलेगा के बावजूद। विरोधाभास यानी कि हम किसी भी चीज़ का जो उसका परिणाम होना चाहिए उसका उल्टा परिणाम निकल रहा हो, तो के बावजूद, फिर भी, इस तरह के अर्थ निकलेंगे। लेकिन ऐसा निकलेगा। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके अंदर सेंटेंस में। तो देखिए एक सेंटेंस हमने यहाँ पर लिया है, दो द फार्मर वॉज पुअर ही वॉज ऑनेस्ट। एक ही वाक्य में मैंने लगभग सभी फंक्शन को इसमें रखने का प्रयास किया है ताकि आपको डिफरेंस मालूम पड़े। तो यहाँ पर फार्मर गरीब होने के बावजूद वह ईमानदार था। ये विरोधाभास भरा कॉन्ट्रास्ट बता रहा है। तो यहाँ हमने धो का उपयोग किया। अब इसे में आप इवन धो का उपयोग करेंगे, सेम ऐसे रहेगा,
खाली यहाँ इवन दो आ जाएगा। ऑल दो को भी सेम उपयोग करेंगे, यहाँ पर ऑल दो आ जाएगा। इवन इफ भी सेम रहेगा। तो इस तरह से तीनों का सेम उपयोग होगा। दो, इवन इफ, इवन दो, ऑल दो, तीन का उपयोग सेम रहेगा। अब इसमें देखो बट का उपयोग करते हैं तो दिया है द फार्मर वॉज पुअर, और यहाँ कंजक्शन का काम कर रहा है बट। तो द फार्मर वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। अब ये देखो लास्ट जो क्लोज है, सेंटेंस है, ही वॉज ऑनेस्ट, ही वॉज ऑनेस्ट, ये अपनी जगह रहेगा। खाली हमको चेंज करना कहाँ करना है, मेन क्लोज में। तो जिसके अंदर हम फंक्शन उपयोग कर रहे हैं, वर्ड्स उपयोग कर रहे हैं, तो ये सभी जो हैं कॉन्ट्रास्ट के सेंटेंस बन रहे हैं इसके अंदर। तो द फार्मर वॉज पुअर बट ही वॉज ऑनेस्ट। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें हाउ यूअर का उपयोग किया। हाउ यूअर का उपयोग करेंगे तो हाउ यूअर के उपयोग में आपको ध्यान रखना है कि विशेषण आपको एडजेक्टिव दिया इसमें पुअर, तो ये एडजेक्टिव आपको हाउ यूअर के तुरंत बाद लगाना है। तो देखिए चेंज हो गया सेंटेंस, हाउ यूअर पुअर द फार्मर वॉज, यानी आपने एडजेक्टिव को क्या किया, हाउ यूअर के साथ में ले लिया। तो हाउ यूअर पुअर द फार्मर वॉज, और आगे का जो आपका क्लोज है वही रहेगा, ही वॉज ऑनेस्ट। तो गरीब होने के बावजूद भी फार्मर ईमानदार था। फिर आता है एज का उपयोग किया। देखिए एज का उपयोग करेंगे तो क्या नियम है, तो एडजेक्टिव पहले चला जाएगा। तो देखिए पुअर पहले आ गया, तो पुअर एज द फार्मर वॉज, ही वॉज ऑनेस्ट। यहाँ कोई चेंज नहीं होना है, खाली ये मेन क्लोज में ही आपको चेंज करना है। तो हाउ यूअर का उपयोग में देखिए एडजेक्टिव बाद में आया, और एज के उपयोग में एडजेक्टिव बाद में पहले चला गया। फिर एक और देखिए सेंटेंस में इसका उपयोग करना है अपने जैसे, इसका उपयोग करेंगे तो इसके अंदर आपको उपयोग में इंस्पाइट ऑफ हिज बीइंग पुअर, बराबर। यहाँ इंस्पाइट ऑफ लगेगा तो यहाँ पर या तो फार्मर्स एपेस्ट्रोपियस लगेगा, फार्मर्स, अथवा तो उसके अनुसार जैसे मेल फीमेल के अनुसार हिज हर, ऐसा उपयोग कर सकते हो आप। तो इंस्पाइट ऑफ हिज, और यहाँ हमने बीइंग लिखा है, तो बीइंग शब्द यहाँ पर लगा है पुअर, गरीब होने से, बराबर ना। तो बीइंग, अथवा आप बीइंग नहीं लगाना हो तो पोवर्टी, तो इंस्पाइट ऑफ हिज पोवर्टी, तो पोवर्टी शब्द आ जाता है इसको, उससे के बदले हमने बीइंग लगा दिया, बीइंग पुअर। तो इंस्पाइट ऑफ हिज बीइंग पुअर, और आगे यहाँ पर अगर ही लिखते हैं तो हमने फार्मर यूज नहीं किया, तो फार्मर हमने यहाँ यूज कर दिया, द फार्मर वाज ऑनेस्ट। तो इस तरह से ये जो अपने वाक्य सेंटेंस है ये सब कॉन्ट्रास्ट के हैं। तो कॉन्ट्रास्ट के अंदर आपको इस तरह से सेंटेंस आपको तैयार करना होता है। अब आता है अगला फंक्शन रिजल्ट। रिजल्ट का मतलब हुआ परिणाम। तो परिणाम के बारे में आपको क्या क्या कीवर्ड्स हो सकता है, तो एक तो जैसे सो, देयरफॉर, सो और डैश, दैट, बीच में शब्द आएगा इसके अंदर, सच, बीच में यहाँ शब्द आएगा दैट। उसके बाद है टू, और बीच में शब्द आएगा एडजेक्टिव जो भी होगा, फिर टू, TOO, और इनफ टू। तो इन शब्दों का अगर इस्तेमाल हुआ है तो उसको हम रिजल्ट या परिणाम के रूप में पहचानेंगे, तो वो रिजल्ट का फंक्शन होगा। अब इसको देखते हैं क्या है इसके अंदर। अब यहाँ देखिए, तो इसमें एग्जांपल है द बॉक्स वाज टू हैवी टू लिफ्ट। ये नेगेटिव सेंटेंस है, लेकिन टू लगा है तो आपको नोट दिखाई नहीं देगा। तो बॉक्स उठाने के लिए ज़्यादा हैवी था, यानी वो बॉक्स इतना हैवी था कि उठाया नहीं जा सकता था। तो इस तरह से ये द बॉक्स वाज टू हैवी, एडजेक्टिव यहाँ लग गया है टू, और टू लिफ्ट, लिफ्ट जो है ये वर्ब आ गया, फर्स्ट फॉर्म आ गया इसके अंदर। फिर देखिए यू आर क्लेवर इनफ टू राइट दिस आंसर। इस आंसर को लिखने के लिए आप पर्याप्त मात्रा में होशियार हैं, या आप होशियार हैं, आप इतने होशियार हैं कि आप ये वो आंसर लिख सकते हैं। तो इनफ टू, ये निगेटिव नहीं, ये पॉजिटिविटी बता रहा है। इनफ टू, दोनों में परिणाम बता रहे हैं, एक निगेटिविटी बताता है और दूसरा पॉजिटिविटी बताता है। तो इनफ टू। उसके बाद है आई वॉकड सो फास्ट, यहाँ देखिए एडजेक्टिव आ गया है, आई वॉकड सो फास्ट दैट आई कुड कैच द बस। मैं इतनी तेज चला कि मैं बस पकड़ लिया, या मुझे बस मिल गई। तो यहाँ पर सो दैट, बीच में शब्द आया फास्ट। फिर देखिए मिस्टर पाटिल इज सच ए काइंड मैन, यहाँ पर सच का उपयोग हुआ है। तो मिस्टर पाटिल इज सच ए काइंड मैन दैट एवरीवन लाइक हिम। मिस्टर पाटिल
इतने काइंड मैन है कि सब उन्हें चाहते हैं। तो इस तरह से ये आपको अलग अलग सेंटेंस अगर दिखाई दे, ये कीवर्ड्स खास देखना है आपको कि कीवर्ड्स में टू का यहाँ जो हुआ है, यहाँ इनफ का हुआ है, यहाँ सो दैट, सच दैट, इस तरह से इनका उपयोग हुआ है। तो आपको पहचान लेना कि वो रिजल्ट का है। आगे नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद उसके बाद आता है आपका सपोजिशन। सपोजिशन जो फंक्शन है इसको हम अनुमान या धारणा कहते हैं। आपको इंग्लिश शब्द आता है सपोज। सपोज यानी मानना, सपोज मान लीजिए, तो उसी पर से बना है सपोजिशन। तो सपोजिशन यानी अनुमान या धारणा। इनमें आप कैसे पहचानोगे, यहाँ आपको शब्द दिखाई देगा एज इफ अथवा एज धो। तो ऐसा शब्द आपको दिखाई दे तो आपको समझना है कि वो सपोजिशन है। तो यहाँ पर ज़्यादा जो पॉपुलर है वो एज इफ है। एज इफ का उपयोग ज़्यादा दिखाई देगा आपको, और ये एज धो बहुत रेयर केस में मिलता है। तो ये अब इसमें आपको फॉर्मेट भी मालूम पड़ रहा है और आप शब्द भी पहचान रहे हो। सेंटेंस देखो जरा। फर्स्ट सेंटेंस है शी सिंग्स एज इफ शी वर लता। वह गाती है जैसे कि वह लता हो, जबकि वो लता नहीं है। तो हमने एक धारणा किया, एक अनुमान किया कि वो लता के जैसे गाती है। तो शी सिंग्स एज इफ शी वर लता, ये इसका फॉर्मेट है। एज इफ के बाद सब्जेक्ट आया वर, और उसके बाद जिससे आपको कंपैरिजन करना है या जिसके साथ उसको आपको अनुमान या धारणा करना है। फिर देखिए, ही बिहेव्स एज इफ ही वर द मैनेजर। वह व्यवहार करता है जैसे कि वह मैनेजर हो, जबकि वो मैनेजर नहीं है। तो यहाँ भी देखिए एज इफ के बाद सब्जेक्ट वर और जिसकी हमने धारणा किया। तो ये आगे का फॉर्मेट, ये आपको कंप्लीट द सेंटेंस में हेल्पफुल होगा। यहाँ तो आपको पहचानना है खाली, लेकिन जब कंप्लीट द सेंटेंस होगा तो ये आपको फॉर्मेट आना चाहिए। फिर देखिए एक और, इट लुक्ड एज दो इट वॉज गोइंग टू रेन। ऐसा लग रहा था कि बरसात होने वाली थी। तो इस तरह से एज दो जैसे कि इट वॉज गोइंग टू रेन, बरसात होने वाली थी या होने वाला थी। तो इस तरह से यहाँ पर आपने एज इफ और एज दो इसका उपयोग आपने देखा। तो इसको हम कहेंगे इसके अंदर सपोजिशन, अनुमान या धारणा। तो आता है पर्पस या इंटेंशन। तो पर्पस का मतलब उद्देश्य होता है, इंटेंशन का मतलब होता है इरादा। तो पर्पस या इंटेंशन, उद्देश्य या इरादा। अब इस संदर्भ में देखिए क्या शब्द मिल सकते हैं आपको। इसमें मिल सकता है इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर दैट, सो दैट और विथ अ व्यू टू। यहाँ पर ध्यान रखना, सो दैट के बीच में कोई शब्द नहीं आएगा, सो दैट साथ में ही रहेगा। और दूसरा, इन ऑर्डर दैट और सो दैट का दोनों का सेम यूज होगा, दोनों में कोई चेंज नहीं है। लेकिन इन ऑर्डर टू में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इन ऑर्डर टू के बाद जो भी आएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, और विथ अ व्यू टू में वर्ब में आईएनजी लगेगा। ये आपको खास पहचानना है और इसका फॉर्मेट समझना है। तो एग्जाम्पल देखते हैं अपने सेंटेंस में। फर्स्ट नंबर देखिए, आई वॉकड फास्ट सो दैट आई माइट रीच इन टाइम। मैं तेज चला इसलिए कि शायद मैं समय से पहुंच जाऊं। तो इस तरह से यहाँ पर सो दैट का उपयोग हुआ है, जो हेतु या उद्देश्य बताया। किसका उद्देश्य बताया? तेज चलने का, आई वॉक फास्ट। फिर देखिए, इसी को हमने रिपीट किया है, आई वॉकड फास्ट इन ऑर्डर दैट आई माइट रीच इन टाइम। अब देखिए, ये दोनों सेंटेंस में कोई चेंज नहीं है, खाली क्या चेंज है कि यहाँ पर हमने जो फंक्शन है उसको चेंज कर दिया। जहाँ सो दैट था वहाँ हमने क्या लगा दिया, इन ऑर्डर दैट। दोनों का मतलब एक हुआ और दोनों की वाक्य रचना एक जैसी। तो इस तरह से ये दोनों में से आप कोई भी अल्टरनेटिव यूज़ करोगे तो इसका आंसर सेम बनेगा। अब इसी में देखिए दूसरा सेंटेंस, आई वॉकड फास्ट इन ऑर्डर टू। यहाँ हमने इन ऑर्डर टू ले लिया, अब तो यहाँ चेंज हो गया। देखिए, आई वॉकड फास्ट इन ऑर्डर टू रीच इन टाइम। मैं समय से पहुँचने के लिए तेज चला। तो यहाँ पर टू के बाद क्या आया, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया। नेक्स्ट है, आई वॉकड फास्ट विथ व्यू टू रीचिंग इन टाइम। अब यहाँ देखिए, विथ व्यू टू आया तो यहाँ पर आपको क्या लगा दिए, आईएनजी लगा दिए, रीचिंग। तो आई वॉकड फास्ट विथ व्यू टू रीचिंग इन टाइम, समय से पहुँचने के लिए मैं तेज चला। तो इस तरह से ये आपका फंक्शन जो है पर्पस या इंटेंशन, इसका आपका ये फंक्शन कंप्लीट होता है।
उसके बाद आप नेक्स्ट देखिए, अगला आपको इसमें दिया है चॉइस। चॉइस का मतलब हुआ पसंदगी। अब पसंदगी में जैसे आपको एक के बदले दूसरा काम पसंद है ऐसा बताना है, तो यहाँ पर इसके कीवर्ड्स देखिए। कीवर्ड्स इसमें आपको वुड रेदर लिखा होगा और उसी सेंटेंस में देन लिखा होगा, यानी वुड रेदर देन। देन और वुड रेदर और देन में थोड़ा गैप होगा, बीच में दूसरा शब्द भी आएगा, उसके बाद देन होगा, सेंटेंस वही रहेगा। पहचानिए जरा सेंटेंस में, आई वुड रेदर वॉक देन गो बाई कार, यानी कि मैं चलना पसंद करूँगा कार में जाने की अपेक्षा, या कार में जाने से बेहतर मैं चलना पसंद करूँगा। आई वुड रेदर वॉक, मैं चलना पसंद करूँगा। देखिए यहाँ पसंद की आ रही है। देन गो बाई कार, कार में जाने के बदले, कार में जाने के बजाय। फिर देखिए उसी तरह से, आई वुड रेदर स्लीप देन वॉच टीवी, टीवी देखने के बजाय मैं सोना पसंद करूँगा। ठीक है, एक वाक्य और देखिए, आई वुड रेदर डू माई होमवर्क देन वॉच मूवी, मूवी देखने के बजाय मैं अपना होमवर्क पूरा करना पसंद करूँगा या होमवर्क करना पसंद करूँगा। तो यहाँ पर आपके पास दो विकल्प है, कार से जाना है, पैदल जाना है। तो आपने क्या पसंद किया? पैदल जाना। यहाँ पर टीवी देखना है और सोना है, तो आपने क्या पसंद किया? सोना पसंद किया। और यहाँ पर है मूवी देखना है और अपना होमवर्क करना है, तो आपने होमवर्क पसंद किया। तो जो आपने कोई दो विकल्प में से पसंद किया वो आपके लिए क्या हुआ? चॉइस। तो पसंदगी में आपने देखा वुड रेदर, देखिए सब में जो हुआ है, वुड रेदर वॉक के बाद क्या आया? देन। वुड रेदर स्लीप के बाद क्या आया? देन। वुड रेदर डू माई होमवर्क के बाद क्या आया? देन। तो ऐसा इसका उपयोग होगा। अब इसी से मिलता जुलता अगला फंक्शन देखिए, इसको बोलते हैं अल्टरनेटिव चॉइस या वैकल्पिक पसंदगी। तो इसको ऐसा अल्टरनेटिव क्यों कहा जाएगा? तो यहाँ पर आपके पास दो विकल्प है और दो में से कोई एक है जिसको आप या तो अथवा तो या नहीं तो इस तरह के अर्थ में लोगे। जैसे आपको इसमें एक तो और शब्द का उपयोग हुआ रहेगा, या आइदर और का उपयोग होगा, या तो नाइदर नोर का उपयोग होगा। ये सारे सेंटेंस आप पिछली कक्षाओं में कहीं ना कहीं आप इससे परिचित हैं, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आपको और भी ध्यान में आएगा। अब देखिए इसके बारे में सेंटेंस लेते हैं। तो कीवर्ड्स में आपको क्या लिखना? और, आइदर और अथवा नाइदर नोर, बीच में शब्द हैं इसके अंदर। देखिए, आई विल बाई अ मोबाइल और लैपटॉप, मैं या तो मोबाइल और या तो लैपटॉप खरीदूंगा, यानी दोनों में से कोई एक। तो दो विकल्प हमारे पास है यहाँ पर, मोबाइल या लैपटॉप, दो वस्तु में से कोई एक। तो यहाँ पर क्या लगा? और, अथवा। दूसरा वाक्य देखिए, माई अंकल हैज़ विजिटेड आइदर आगरा और अयोध्या, मेरे अंकल ने या मेरे अंकल ने मुलाकात किया या तो आगरा का या तो अयोध्या का, दोनों में से किसी एक जगह का मुलाकात उन्होंने किया। आइदर और, पॉजिटिव सेंटेंस है ये, आइदर और। अब इसी को नेगेटिव देखिए दूसरे सेंटेंस में, नाइदर यू नोर प्रेम हेल्प्ड मी, ना तो तुमने ना तो प्रेम ने मुझे मदद किया, यानी मुझे कोई मदद नहीं किया, ना तो तुमने मदद किया ना तो प्रेम ने मेरी मदद किया। तो नाइदर यू नोर प्रेम हेल्प्ड मी। तो आपको देखो पहले में और का उपयोग हुआ है, तो अगर ऐसा है तो आपको तुरंत पहचानना है कि वो अल्टरनेटिव चॉइस है। दूसरे में आइदर और है तो आपको पहचान लेना है वो अल्टरनेटिव है, और तीसरे में नाइदर नोर है तो ये अल्टरनेटिव चॉइस। ठीक है, तो ये वैकल्पिक पसंदगी और पसंदगी, ये दोनों आपको ख्याल में आ गया, दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। अब इसके बाद आता है अक्सर पूछा जाने वाला, वो है हैबिचुअल पास्ट। हैबिचुअल पास्ट यानी भूतकाल की कोई आदत बतानी है आपको, कि आपको भूतकाल में ये हैबिट थी या इस तरह की आपको आदत थी पहले, उसको बताने के लिए। तो इसके लिए अपने कीवर्ड्स में देखिए क्या होगा। कीवर्ड्स में यूज्ड टू होगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। यूज्ड टू ये आपकी पहचान है हैबिचुअल पास्ट की, तो यूज्ड टू के साथ क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। और अथवा टू बी यूज्ड टू बी का मतलब हुआ सहायक क्रिया, जिसमें टू बी के रूप में इज, एम, आर, वॉज, वर, ये सब हो सकता है, कोई भी हो सकता है इसमें से। और फिर यूज टू होगा और इसमें वर्ब में आईएनजी भी होगा, ये भी ध्यान रखना है। यहाँ पर वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट, लेकिन यहाँ पर वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। ऐसा कब होगा कि जब यहाँ
यूज टू के पहले टू बी यूज हुआ होगा तो, और यहाँ यूज टू के बदले के पहले टू बी का यूज नहीं हुआ होगा। ये दोनों में अंतर है। एग्जाम्पल में और समझ में आएगा। तो देखिए सेंटेंस, पहला सेंटेंस है माई ग्रैंडफादर यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे ग्रैंडफादर को सुबह जल्दी उठने की आदत थी, है ना। यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब देखो यहाँ पर यूज टू है, यूज टू के पहले यहाँ पर सब्जेक्ट दिया हुआ है, यहाँ टू बी का रूप नहीं है। तो यहाँ पर टू के बाद तुरंत क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म गेट, गेट गॉट गॉट, तो गेट आया। तो माई ग्रैंडफादर यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मेरे ग्रैंडफादर को सुबह उठने की आदत थी। फिर देखिए आगे, ही इज़ यूज टू रीडिंग नॉवेल। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर यूज टू के पहले टू बी का रूप कौन सा आ गया, इज़। तो इज़, एम, आर, वॉज, वेयर कोई भी आ सकता है। तो ये वर्तमान काल का रूप है, तो ये वर्तमान काल की हैबिट हो गई। ये प्रेजेंट हैबिचुअल है और ये पास्ट हैबिचुअल है। तो देखो ही इज़ यूज टू, यहाँ इज़ लग गया है, यूज टू। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, रीड में क्या लगा, ING। तो ही इज़ यूज टू रीडिंग नॉवेल। उसको नोवेल पढ़ने की आदत है, थी नहीं, है। तो ये वर्तमान में हैबिट बता रहा है। फिर एक सेंटेंस देखिए, आई यूज टू रीड मोर देन 6 hours इन अ डे। मेरी रोज़ की 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ने की आदत थी, हैबिट थी। ये हैबिचुअल पास्ट हो गया, प्रेजेंट नहीं है। तो इस तरह से आई यूज टू रीड मोर देन 6 hours a day। तो मेरी रोज़ की 6 घंटे से अधिक पढ़ने की आदत थी, हैबिट थी। तो ये हुआ आपको हैबिचुअल पास्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, ये है एडवाइस या सजेशन के बारे में है, जिसको हम हिंदी में कहेंगे सलाह सूचन। तो सलाह या सूचन से रिलेटेड है। और इसके कीवर्ड्स देखिए, कीवर्ड्स में शुड हो सकता है, ought to हो सकता है, या हैड बेटर हो सकता है। तो ऐसे शब्द दिखाई दें तो आपको पहचानना है कि वो या तो एडवाइस है या तो सजेशन है। एग्जाम्पल देखते हैं इसके सेंटेंस में, यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ कंसल्ट यानी सलाह, परामर्श। तो यू शुड कंसल्ट है डॉक्टर, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। यहाँ शुड का उपयोग हुआ है। सेकंड देखिए, यू ought टू वर्क हार्ड। आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए। कोई सलाह सूचन दे रहा है कि आपको पढ़ने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, तो ऐसा कुछ है इस अर्थ में। तो यहाँ पर ought टू का उपयोग हुआ है, शुड के जैसे उपयोग होता है इसका भी। तो यहाँ भी यू ought टू वर्क हार्ड। फिर एक ये देखिए, वी हैड बेटर स्टे इन आवर होम। हमारे लिए बेहतर होगा कि हम अपने घर में रहें। वी हैड बेटर स्टे इन आवर होम। तो यहाँ भी देखिए हैड बेटर लगा है। अब हैड बेटर के बाद वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म रख दिया गया है। तो हमारे लिए घर में रहना बेहतर होगा। तो इस तरह से ये सेंटेंस जो है, ये सेंटेंस आपको कौन सा फंक्शन बता रहे हैं, एडवाइस या सजेशन का। फिर उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग का मतलब हुआ तुलना। ये आप पढ़ चुके हो, डिग्री आपको ख्याल आएगा। आपने डिग्री में 3 प्रकार की डिग्री पढ़ा है, पॉजिटिव, कंपेरेटिव और सुपरलेटिव। तो ये देखिए, ये पॉजिटिव में एज लगता है, अथवा तो क्या लगता है, सो एज भी लगता है, दो में से। यानी यहाँ पर एज के बदले सो भी हो सकता है। तो एज सो एज। दूसरा है कि जो एडजेक्टिव होगा उसमें ER या मोर लगा होगा, ER या मोर और देन लगा होगा। तो ये कंपेरेटिव में आता है। और सुपरलेटिव में द, और उसके बाद एडजेक्टिव में EST लगा होगा या मोस्ट लगा होगा। ठीक है, जैसे ब्यूटीफुल तो मोस्ट ब्यूटीफुल, इस तरह से आएगा। हाई तो हाईएस्ट, EST लगेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन इसको कहते हैं। तो इसमें आपको ये शब्द दिखाई देते हैं, ये इसके कीवर्ड्स हैं। तो आपको समझना है कि वो कंपेयरिंग हुआ है इसके अंदर। एग्जाम्पल देखिए, एक ही एग्जाम्पल को मैंने तीनों तरह से ले लिया है, जिसमें तीनों डिग्री का उपयोग हो गया है। देखिए, द हॉर्स इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमल्स। हॉर्स सभी प्राणियों में या अन्य प्राणियों में से एक मजबूत प्राणी है। यानी जितने भी मजबूत प्राणी होते हैं उनमें से हॉर्स एक है। इसका मतलब यानी और भी स्ट्रॉन्ग हैं तो उनमें से हॉर्स भी एक है।
यहाँ देखिए एनिमल्स बहुवचन में है, तो बहुत से स्ट्रॉन्ग प्राणियों में हॉर्स एक है। तो यहाँ देखिए इसका फॉर्मेट, यहाँ पर द और एडजेक्टिव के साथ क्या लगा है, विशेषण के साथ EST लगा है। स्ट्रॉन्गेस्ट, बड़ी स्पेलिंग हो तो मोस्ट लग जाएगा आगे। तो ये पहला सेंटेंस हुआ, इसको बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री, और इसको हम पहचानेंगे फंक्शन के रूप में कंपैरिजन। फिर देखिए, द हॉर्स इज स्ट्रॉन्गर देन मैनी अदर एनिमल्स। जो हॉर्स है वह बहुत से प्राणियों से स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पर देखिए जो एडजेक्टिव उसमें क्या लग गया, ER स्ट्रॉन्गर, और साथ में क्या लगा, देन, और आगे मेनी अदर एनिमल्स। फिर यही सेंटेंस को हम पॉजिटिव में ले रहे हैं। देखिए, तो वेरी फ्यू एनिमल्स आर एज स्ट्रॉन्ग एज हॉर्स। बहुत ही कम प्राणी हैं जो इतने स्ट्रॉन्ग है जितना कि हॉर्स। तो ये आप देखिए एडजेक्टिव में यहाँ पर द और EST लगा है, यहाँ पर ER लगा है, देन लगा है, और यहाँ पर देखिए एडजेक्टिव के इधर एज और यहाँ पर एज। तो ये सुपरलेटिव, कंपैरेटिव और पॉजिटिव। आपको डिग्री का नॉलेज है तो आपके लिए ये बहुत ही इजी है, और आगे हम अभी प्रैक्टिस करेंगे जब इसको, तो और भी आपको डिटेल में समझाएंगे। अब देखिए मैनर। मैनर का मतलब होता है रीत। तो रीत का मतलब हुआ किसी का अनुकरण करना है या किसी की बताई हुई बातों की तरह काम करना है, उसके अर्थ में। इसमें आपको दो शब्द दिखेंगे, एज अथवा तो लाइक। तो ये आपको दिखे तो आपको समझना है वो मैनर है। अब इसमें एग्जाम्पल देखते हैं। पहला है, मधु डांस्ड एज गुरुजी सजेस्टेड। मधु ने नृत्य किया जैसा कि गुरुजी ने सजेस्ट किया था, या गुरुजी के अनुसार, गुरुजी के बताए अनुसार। तो मधु डांस्ड एज गुरुजी सजेस्टेड, यहाँ एज का उपयोग हुआ है। देखिए फिर आगे देखिए, विनय रन्स लाइक मिल्खा सिंह। विनय दौड़ता है किसकी तरह, मिल्खा सिंह की तरह। तो यहाँ भी मिल्खा सिंह का अनुकरण किया गया है। फिर उसके बाद है, आई ड्रॉ अ पिक्चर, मैंने चित्र बनाया, एज माई ड्राइंग टीचर हैड ड्रॉन, जैसे कि मेरे ड्राइंग टीचर ने बनाया था, मेरे चित्र के शिक्षक ने जैसा बनाया था वैसा ही चित्र मैंने बनाया। तो यहाँ भी अनुकरण हुआ है, एज का उपयोग किया गया है। तो आई ड्रू अ पिक्चर, यहाँ ड्रू जो है सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है, एज माई ड्राइंग टीचर हैड ड्रॉन। तो इस तरह से इसको बोलते हैं मैनर। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग। अब रिपोर्टिंग में आपने डिग्री पढ़ा होगा, तो सॉरी आपने इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच आपने पढ़ा होगा, तो वो है रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग के बारे में। तो यहाँ पर देखिए रिपोर्टिंग में, चलिए उसके बाद नेक्स्ट है रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बोलते हैं परोक्ष कथन। आपने रिपोर्टेड स्पीच या डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन आप सीखे हैं, तो वही चीज़ रिपोर्टिंग है। आपको ध्यान होगा कि जब आप रिपोर्टेड स्पीच में वाक्य को कन्वर्ट करते हो, तो वहाँ कन्वर्ट करते समय सेड, टोल्ड, आस्क्ड, रिप्लाइड, रिक्वेस्टेड, एक्सक्लेम्ड, विश्ड, ऐसे शब्दों का आप उपयोग करते हो। तो जहाँ पर ये शब्द दिखाई देते हों वो सभी आपको क्या समझना है, वो रिपोर्टिंग है, यानी वो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस है। ये आपको पहचान लेना है। इसको बोलते हैं परोक्ष कथन, जो हम इनडायरेक्ट स्पीच में सीखे हुए हैं। अब सेंटेंस पहचानते हैं। देखो यहाँ पर सेंटेंस है पहला, निशा सेड दैट शी हैड फिनिश्ड हर होमवर्क। निशा ने कहा कि उसने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है। तो यहाँ पर पूरा कर लिया था। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सेड का जो यूज हुआ, इसका मतलब यहाँ रिपोर्टिंग हो रही है, या यह सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच से रिलेटेड है। तो इस वजह से यहाँ पर इसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा फंक्शन बोलेंगे, रिपोर्टिंग। फिर देखिए, माई टीचर आस्क्ड मी, मेरे शिक्षक ने मुझसे पूछा, इफ़ आई हैड अंडरस्टूड पोएम, क्या मैं पोएम को समझ गया था, ऐसा शिक्षक ने मुझे पूछा। यहाँ पर देखिए हमने इसका किसका देखा, आस्क्ड। फिर ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन, उसने मुझसे विनती किया कि मैं उसे अपनी पेन दे दूं। तो ही रिक्वेस्टेड मी टू गिव हिम माई पेन। अब यहाँ पर रिक्वेस्टेड, तो इस तरह सेड,
आस्क्ड, रिक्वेस्टेड। तो ये सब शब्दों का जो इस्तेमाल हुआ है, उपयोग हुआ है, उसके ऊपर से हम पहचानेंगे कि ये जो है वो रिपोर्टिंग का फंक्शन है। अब आगे देखते हैं। इसके बाद है कंडीशन इन पास्ट, भूतकाल की शर्त, इससे रिलेटेड है। इसकी वाक्य रचना पहले देख लीजिए कैसे बनती है। इसमें 2 सेंटेंस होंगे। पहले सेंटेंस में इफ़ या अनलेस, इफ़ जो है अनलेस जो है इफ़ का निगेटिव है, इफ़ नॉट बोलते हैं इसको। तो इफ़ या अनलेस, और उसी वाक्य में हैड का उपयोग हुआ होगा, और आगे दूसरे वाक्य में कुड, वुड, माइट, और उसके साथ में हैव, उसके साथ में थर्ड फॉर्म का उपयोग हुआ होगा। तो 2 वाक्य रचना होगी। अथवा पहले वाक्य में हैड और वर्ब का तीसरा फॉर्म का उपयोग हुआ होगा, और फिर अगले वाक्य में कुड, वुड, माइट, हैव थर्ड फॉर्म होगा। तो अब इसको हम एग्जाम्पल में देखते हैं तो और समझ में आएगा। अगर ऐसी वाक्य रचना है तो हमको क्या पहचानना है कि वो कंडीशन इन पास्ट, यानी कि भूतकाल में शर्त है। तो देखिए इसमें वाक्य में इफ़ यू हैड कम अर्ली, अगर आप जल्दी आए होते, यू कुड हैव सीन द मैच, तो आप भी मैच देख लिए होते या देख सके होते। अब देखिए पहले वाक्य रचना में हैड और थर्ड फॉर्म कम, बराबर। हैड और इसके अंदर इफ़ और हैड का उपयोग हुआ है, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगा ही। तो इफ़ और हैड, और दूसरे वाक्य में देखिए कुड हैव सीन, कुड हैव थर्ड फॉर्म सीन। फिर देखिए दूसरा सेंटेंस, यहाँ पर हैड का उपयोग, हैड यू ट्रेवल्ड बाई ट्रेन, अगर आप ट्रेन से यात्रा किए होते, यू वुड हैव रीच्ड इन टाइम, तो आप समय से पहुँच गए होते। अब देखिए यहाँ पर हैड और थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, और दूसरे सेंटेंस में वुड हैव, थर्ड फॉर्म में क्या आया, रीच्ड। ये आपको दोनों देखना है कि इसका उपयोग होगा तो सामने इसका उपयोग होगा, इसका उपयोग होगा तो सामने इसका। ये दोनों सेंटेंस टैली होने चाहिए। फिर देखिए इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी, अगर तुमने मेरी मदद की होती, आई माइट हैव पास्ट, तो शायद मैं पास हो गया होता। अब यहाँ देखिए पहले सेंटेंस में इफ़ हैड और दूसरे में माइट हैव पास्ट। तो ये जो सेंटेंस उपयोग हुआ है, इन सेंटेंस को हम बोलेंगे कौन सा फंक्शन, कंडीशन इन पास्ट। तो इस तरह से हम 12 फंक्शन इसमें अध्ययन किए। अब ये 12 फंक्शन को आपको सभी के सेंटेंस लिख करके और एक जो है नोट इसका आपको तैयार करके और इन फंक्शन को आपको अच्छी तरह से समझ लेना है। तो आपको आइडेंटिफाई करने में बहुत ही आसान हो जाएगा। साथ साथ जो सेंटेंस यहाँ पर एग्जाम्पल में दिए गए हैं, उन सेंटेंस को आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप कंप्लीट द सेंटेंस, और उसके बाद जो रिस्पॉन्स है वो फॉर्म, उसका भी जो पोर्शन है वो आप इजीली कर पाओगे। तो इतना आपको तैयार करने का है। थैंक यू।